हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस प्रिप चैनल पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाला हूं स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो भारत के द्वारा एक नया इतिहास रचा गया है उसके बारे में। भारत ने बिल्कुल दोस्तों इतिहास रच दिया है। जिस प्रकार से अमेरिका के पास में एलन मस्क है तो उसी प्रकार से अब भारत के पास में भी जो है स्काई रूट कंपनी के दो मालिक आ चुके हैं जिन्होंने अपना खुद का पहला निजी क्षेत्र से दोस्तों जो है सैटेलाइट लॉन्च करके दिखा दिया है। और उन्हीं शख्सियतों के बारे में और इस विक्रम वन जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उसके बारे में अपन जानने वाले हैं और पूरा बेसिक से जानेंगे इस कंपनी के बारे में भी कि स्काई रूट कंपनी आखिर है क्या, किसने इसको बनाया है। और हाल फिलहाल थोड़े से समय पहले लगभग जो है 10 15 20 दिन पहले की बात है कि 110 वैज्ञानिकों ने एक साथ जो है इसरो को छोड़ा था। उसके पीछे क्या रीजन है और लगातार उसके बाद से जो है कई इसरो के अंदर से जो है वैज्ञानिक इसरो को छोड़ के जा रहे हैं। तो आखिर वो कहां जा रहे हैं, क्या किसी अदर कंट्री की यहाँ पर साजिश है या फिर वो अपनी इच्छा से छोड़कर जा रहे हैं और कुछ और करना चाहते हैं। तो उसको थोड़ा सा जो है दोस्तों यहाँ पर भी आपको हिंट मिलेगा कि हाँ वाकई में रीजन ये भी एक हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बता दूं स्काई रूट जो कंपनी है वो स्पेस टेक की पहली वो कंपनी है जो यूनिकॉर्न बन चुकी है। यूनिकॉर्न बनने के लिए कंपनी का टर्नओवर 8,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, वो इस कंपनी ने क्रॉस कर दिया है। और आने वाले समय में तो ये बहुत आगे जाने वाली है, ऐसी संभावनाएं हैं। वो सब चीजें भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम स्काई रूट कंपनी को जाने उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये शख्सियतें कौन है, ये शख्सियतें कौन है। तो आखिर दोस्तों जो आपके सामने ये दो शख्सियतें दिख रही है, ये दोनों वही शख्सियतें हैं जो 2012 में जो है इसरो के अंदर काम किया करती थी। अच्छा सर, तो ये कौन है आखिर? अरे दोस्तों, ये जो है हमारे येलो टी शर्ट वाले भाई साहब, ये भाई साहब है पवन कुमार चंदना। कौन है? पवन कुमार चंदना, जो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है। और 2012 में इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया था एज ए वैज्ञानिक और उसके बाद में 2018 में इन्होंने जो है इसरो से रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं भाई, जो सरकारी सिस्टम होता है तो वहां पर पूरे कागजात वगैरह सब सिस्टमेटिकली काम करना पड़ता है। लेकिन जब एक अपना खुद का कोई स्टार्टअप हो, खुद का कोई फील्ड हो, तो वहां पर आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से जैसी टेक्नोलॉजी लाना चाहें वैसी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। जिस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहें कर सकते हैं। तो ऐसा ही सोच करके पवन कुमार चंदना जी ने जो है इसरो को छोड़ दिया। ठीक उसी के साथ में दोस्तों एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था दोस्तों कौन? तो उनका नाम है नागा भरत ढाका। इनका नाम बहुत अजब है, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद रखना भाई। नागा भरत ढाका, ये जो शख्सियत है ये भी आईआईटी से पास आउट है। इन्होंने पास आउट करा है आईआईटी मद्रास से। इन्होंने भी इसरो को ज्वाइन किया, इसरो के अंदर थोड़े समय के लिए कार्य किया। लेकिन 2018 में जब पवन कुमार चंदना जी कंपनी बना रहे थे तो उसी समय पर ये भाई साहब आ गए और इन्होंने कहा कि मैं जो है स्काई रूट का सीओओ बनने के लिए तैयार हूं, यानी चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर बनने को तैयार हूं। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं बन जाऊंगा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बन जाना चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। अच्छा सर, हाँ जी। तो दोस्तों अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लो और लिख लो। ये है कौन? तो ये है दोस्तों पवन कुमार चंदना। ठीक है, पवन कुमार चंदना। उसके बाद अपन जानेंगे सब डिटेल में आज, है ना। पवन कुमार चंदना जो दोस्तों आपके कहां से पास आउट है, तो ये देखिए आपको पता होगा राजस्थान के अंदर अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से जो है स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। इन्होंने जो है इसरो को कब ज्वाइन किया था? तो इसरो को इन्होंने 2012 के अंदर दोस्तों एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन किया था। उसके बाद में इनका जो योगदान है वो आपने जो है, जब मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी एलडीसी के विद्यार्थियों को, आरएएस के विद्यार्थियों को, आज भी हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, राजस्थान एकेडमी सीरीज जो हमारा मेन चैनल है उस पर। तो दोस्तों वहां पर मैंने पढ़ाया था जीएसएलवी मार्क 3 के बारे में। और इसके डेवलपमेंट में भी इनका बहुत योगदान था पवन कुमार चंदना जी का। और इसके अलावा एक हम पढ़ते हैं एसएसएलवी, है ना। एसएसएलवी का मतलब है दोस्तों हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जो भारत के द्वारा बनाए जा रहे हैं उसमें भी इनका बहुत योगदान था। पवन कुमार चंदना जी उसके मैनेजर की तरह ये कार्य कर रहे थे वहां पर। इसी के साथ में दोस्तों जो दूसरी तरफ हमारे पास में शख्सियत है, ये शख्सियत है हमारे नागा भरत ढाका। इनका नाम जो है वो अच्छे से याद रखना भाई, ठीक है। नागा भरत ढाका। क्लियर? अभी बताऊंगा इन्होंने 2018 में छोड़ करके कहां कंपनी को कैसे डेवलप किया वो सब भी। लेकिन ये शख्सियत जो है कहां से पास आउट है? तो ये भी आईआईटी से पास आउट है। ये है आईआईटी मद्रास से पास आउट। ठीक है, ये आईआईटी मद्रास से पास आउट है। और
ये भी जो है दोस्तों आपके इसरो में ही एज ए साइंटिस्ट काम करते थे। ठीक है, ये भी इसरो में एज ए साइंटिस्ट काम करते थे। अब इन दोनों शख्सियतों को ये लगा कि भाई हम जो है अगर इसरो में रहेंगे तो हमें बंदिशों के तहत और एक जो है सिस्टमेटिक जो कार्य होता है उसी के अनुरूप काम कर पाएंगे, अलग अलग फील्ड में अपन काम नहीं कर पाएंगे, अपन अपनी इच्छा अनुसार एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में दोनों ने 2018 के अंदर दोस्तों, कब, 2018 के अंदर ये डिसीजन लिया, 2018 में ये डिसीजन ले लिया कि अपन जो है दोनों भैया इसरो को मार देते हैं रिजाइन, सरकारी नौकरी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने बनाई स्काई रूट कंपनी। क्या बनाई? स्काई रूट कंपनी। स्काई रूट का पूरा जो नाम है वो है दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2018 के अंदर इन्होंने करी थी। कहां पर करी थी? हैदराबाद के अंदर। ये हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है। ठीक है, हैदराबाद। क्लियर? ओके सर। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है ये कंपनी बनी, और ये कंपनी जब बनी तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इससे पहले कोई ऐसा नहीं था जो ये काम कर सकता था? नहीं दोस्तों, इससे पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था भारत के अंदर। भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर का स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में आना पॉसिबल हुआ है 24 जून 2020 से। कब से पॉसिबल हुआ दोस्तों? तो 24 जून 2020 से। उस टाइम इससे पहले की अगर बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट फील्ड का कार्य करना बहुत मुश्किल था। लेकिन 24 जून 2020 को भारत सरकार के द्वारा और इसरो के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि अब अपन जो है अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी कहते हैं कि आओ और भारत के अंदर जो है डेवलपमेंट करो। भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो ऐसे में दोस्तों जो है फिर ये मान्यता जब मिली तो 24 जून 2020 के बाद में आपको पता होगा अभी जो है एक नीति भी लाई गई थी, भारतीय अंतरिक्ष नीति। और ये जो भारतीय अंतरिक्ष नीति आई थी दोस्तों, ये 2023 में आई। और इस भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत ही एक इसरो की और विंग बनाई गई, और उस विंग का नाम है इन स्पेस। क्या नाम है? इन स्पेस। ये इन स्पेस नाम से जो अलग से विंग बनाई गई है, उस विंग का काम था क्या? स्काई रूट जैसी कंपनी के साथ कांटेक्ट करके उसको जो है इसरो से सहायता दिला करके इस कंपनी को आगे बढ़ाना। मतलब प्राइवेट सेक्टर को इसरो के साथ कनेक्ट करना, इसरो से हेल्प लेना। जैसे अब भाई भारत के अंदर हर जगह तो आप लॉन्चिंग पैड अपनी इच्छा से बना नहीं सकते, जैसा श्री हरिकोटा के अंदर है ना? अब ऐसा कैसा हर जगह थोड़ी बना लोगे भाई, उसके लिए तो क्या चाहिए, जमीन भी ज्यादा चाहिए, प्लस वो एरिया भी उसके अकॉर्डिंग चाहिए। कहीं पर भी लॉन्चिंग पैड बनाने से पहले क्या क्या जो है शर्तें होती है, ये सब देखना है तो आप हमारी यूट्यूब पर जो है अवेलेबल पूरी प्लेलिस्ट देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी की, तो पता चल जाएगा। यहाँ डिस्कस करूंगा तो कम से कम 2 घंटे का यही लेक्चर बन जाएगा, तो मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मोटी मोटी शर्तें ये होती है कि पास में समुद्र होना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचाई पर होना चाहिए एरिया, प्लस पॉपुलेशन जो है वहां पर कम होनी चाहिए, ताकि अगर वो गलती से वहां गिर भी जाए, कुछ भी हो जाए तो नुकसान नहीं हो। तो ऐसे में श्रीहरिकोटा पर जो है अगर लॉन्चिंग दिलवानी है, किसी सैटेलाइट को लॉन्च करवाना है, तो भाई किससे जाकर कांटेक्ट करें? क्या सीधे इसरो के चेयरमैन साहब के पास चले जाए, ये पवन जी चले गए, लो भाई साहब, हाँ भाई साहब मेरे को ये लॉन्च करना, आप करने दोगे? वो बोलेंगे नहीं, ऐसे नहीं, जाके आप इन स्पेस एजेंसी से बात करो, मेरी जो ये अलग से विंग है वो आपको डील करेगी। तो वहां पर जो है दोस्तों ये स्पेस बनाई जाती है। उसके बाद अब दोस्तों बात करते हैं स्काई रूट कंपनी की। तो स्काई रूट कंपनी ने बहुत ही शानदार शानदार कार्य किए हैं। ये कोई आज ही 18 जुलाई 2026 को इन्होंने कारनामा नहीं किया, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे इतिहास में कारनामे कर चुके हैं ये लोग। लेकिन ऐसा हुआ है कि ये पहली बार ऐसा कारनामा करा जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया। बाकी चीजों में भी ये बहुत आगे है, इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन भी बना रखा है, वो भी भारत की पहली कंपनी यही है जिसने अपना खुद का प्राइवेट फील्ड में क्रायोजेनिक इंजन बना दिया। ये सब चीजें मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अब जो है हम जानते हैं कि इन्होंने क्या करा था। सबसे पहले इन्होंने रमन नाम से, किस नाम से दोस्तों? रमन नाम से। आप लोग जानते होंगे डॉक्टर सीवी रमन साहब हुए हैं, जो रमन इफेक्ट के कारण जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो वो जो हमारे दोस्तों रमन साहब है ना, ये रमन साहब के बारे में, इन्हीं के नाम पर इन्होंने एक रमन श्रृंखला के नाम से क्या बनाया था, इंजन बनाए थे। और ये इंजन काम करते थे तरल ईंधन प्रणाली पर, यानी लिक्विड इंजन जो है या लिक्विड फ्यूल सिस्टम पे बेस्ड ये थे। इसके अंदर क्या था, तो ये बेसिकली जो है आपका दोस्तों इन्होंने रमन फर्स्ट के नाम से सबसे पहले जुलाई 2020 में, 18 में कंपनी बनी और जुलाई 2020 के अंदर इन्होंने
पहला रमन 1 के नाम से एक ऐसा दोस्तों जो है इंजन बना दिया था, जो इंजन क्या कर सकता था, तो तरल फ्यूल के साथ में, तरल ईंधन के साथ में कार्य कर सकता था। तरल ईंधन को उपयोग करने का एक ही कारण है कि इसके अंदर मल्टीपल जो है रीस्टार्ट पॉसिबल होते हैं, और मल्टीपल रीस्टार्ट पॉसिबल होते हैं, इसीलिए अभी विक्रम 1 के अंदर मैं बताऊंगा चौथे स्टेप में अपन ने लिक्विड फ्यूल को ही यूज किया है। ये रमन 1 इन्होंने बनाया था, और इस रमन 1 जो बनाया था, फिर इसको जो है दोस्तों इन्होंने टेस्टिंग वगैरह करी। कहां पर? तो आपके जो है इसरो का प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी के अंदर, वहां पर इसकी टेस्टिंग की गई और वहां ये सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद में इन्होंने बनाया दोस्तों रमन 2। हालांकि रमन 2 जो है अभी विक्रम 1 के अंदर उपयोग में आया है, इसलिए अपन इसकी पहले से ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो रमन 2 जो है दोस्तों वो विक्रम 1 का, जो विक्रम 1 अपना जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है पहला प्राइवेट फील्ड का, जिसने इतिहास रचा है, उस सैटेलाइट के अंदर 4 इस चरण है, और चौथे चरण के अंदर 3 चरण में तो सॉलिड यूज हुआ है, वो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन चौथे चरण के अंदर जो उपयोग में लाया गया वो रमन 2 जो है इंजन उपयोग में लाया गया है। और ये इंजन पूरी तरह से दोस्तों 3D प्रिंटेड और पुनर्उपयोगी रूप से ठंडा किया जाने वाला एक इंजन है। मतलब ये 3D प्रिंटेड का मतलब है, देखो प्रिंटिंग एक तो होती है, एक 3D प्रिंट का मतलब होता है कि सीधा का सीधा मशीन जैसा ही मशीन वापस से बना डालना। अपन को बनाना नहीं आता था, तो अपन ने विदेशों से कुछ चीजें मंगवा करके उसकी 3D प्रिंटिंग करके अपन ने उपयोग किया है। और इस रमन 2 के लिए जो चौथे चरण में दोस्तों अपन विक्रम 1 में यूज कर रहे हैं, इसके अंदर जो ईंधन उपयोग में लिया है, जो फ्यूल अपन ने उपयोग में लिया है, वो फ्यूल होता है दोस्तों मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, एक तो MMH, ठीक है, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन होता है। और इसके अलावा एक और होता है UDMH भी किया जाता है उपयोग द्रव प्रणोदक के रूप में। साथ में इसमें जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड को भी मिलाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों ऑक्सीडाइजर की भी जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड यानी N2O4 जो है, इन दोनों का अपन ने प्रणोदक के रूप में उपयोग किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि विक्रम 1 के अंदर चौथे चरण में कौन सा इंजन उपयोग में लिया गया है, तो वो है इंजन आपका रमन 2। ईंधन कौन सा उपयोग में लिया गया है, तो द्रव, द्रव ईंधन में क्या उपयोग में लिया जाता है, तो MMH। MMH का मतलब क्या है, तो दोस्तों मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, साथ में क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड एज ए ऑक्सीडाइजर, वो क्या होता है, N2O4, ठीक है, ओके। ये जो दोस्तों हमारा रमन 2 है, इसको हमने जुलाई 2023 के अंदर जो हमारा इसरो का प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी में, वहां पर अपन ने 10 सेकंड का इसका जो है सफल परीक्षण कर लिया था, और उसके बाद ये डिसाइड हो चुका था कि हाँ, अब इसको अपन आगे उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता था, तो ये दोस्तों थ्रस्ट यानी प्रणोद कितना उत्पन्न कर सकता है, यानी किसी वस्तु को ये कितना फास्ट ऊपर भेज सकता है, तो देखा गया कि समुद्र स्तर पर अगर देखें, सी लेवल पर देखें, तो 820 न्यूटन जो है ये थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। और अगर निर्वात में देखें तो 1460 न्यूटन का ये थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है रमन 2। ये डिटेल में चीजें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब आपको जो है केवल ये पता होने नहीं, इस काम नहीं चलने वाला कि विक्रम फर्स्ट क्या है। मैंने देख लिया यूट्यूब पे कई सारी वीडियो आ चुकी है, 10-15 मिनट में इसको पूरा कर दिया भाई, ये 10-15 मिनट का टॉपिक नहीं है, ये काफी डिटेल्ड पढ़ने का टॉपिक है, क्योंकि ये इतिहास रचा गया है भारत के इतिहास में, ठीक है, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अपने पास में आ जाता है धवन श्रृंखला। इन्होंने जो सतीश धवन साहब हुए हैं, उनके नाम पर एक धवन श्रृंखला भी बनाई। रमन जो है वो सीवी रमन साहब के नाम पर, फिर धवन श्रृंखला बनाई सतीश धवन जी के नाम पर। अब सतीश धवन जी के नाम पर जो धवन श्रृंखला बनाई, वो धवन श्रृंखला है किसकी, तो क्रायोजेनिक इंजन की। किसकी है दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन की। क्रायोजेनिक इंजन को सीई कहा जाता है, और ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों जो क्रायोजेनिक इंजन 25 था, वो भारत का अभी मतलब पूरे वर्ल्ड का अभी तक का बहुत शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है, वो भी भारत ने बनाया है। लेकिन ये क्रायोजेनिक इंजन बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर की। तो ये क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उपयोग में लिया जाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को है दोस्तों नेगेटिव टेम्परेचर, क्रायोजेनिक का मीनिंग ही होता है कि निम्न तापमान, और निम्न से निम्न तापमान नेगेटिव होगा। और नेगेटिव में भी दोस्तों यहां पर जो है ये ध्यान रखिएगा, ये वापस से बता रहा हूं, हाइड्रोजन को उपयोग किया जाता है -253 डिग्री सेल्सियस पर, और ऑक्सीजन को उपयोग किया जाता है -183 डिग्री सेल्सियस पर। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तरल रूप में बदला जाता है क्रायोजेनिक इंजन के अंदर, ठीक है। अब धवन फर्स्ट जो बनाया गया था, वो भारत का पहला निजी प्राइवेट सेक्टर में तैयार होने वाला क्रायोजेनिक इंजन
हाँ, धवन फर्स्ट जो है वो भारत का पहला निजी क्षेत्र में तैयार होने वाला क्रायोजेनिक इंजन था। इसको हिंदी में तुषारिक इंजन कहा जाता है। इसका जो है अनावरण किया था धवन फर्स्ट का वो 2020 में, यानी अनबॉक्सिंग हो गई थी, मतलब बता दिया गया था कि हम ऐसा चिल्ला रहे हैं। और नवंबर 2021 में इसको जो है दोस्तों टेस्टिंग की गई। कहाँ पर? तो नागपुर के अंदर जो सोलर इंडस्ट्री इंडिया है वहां पर, और ये सक्सेसफुल रहा था। 20 सेकंड तक इसकी टेस्टिंग की गई थी। इसके अंदर जो है अपन ने वही प्रोपेलेंट के रूप में किसका उपयोग किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है, तरल रूप में। इसके बाद धवन 2 भी बनाया गया, जिसका परीक्षण किया गया 2023 में 5 अप्रैल को। इसके अंदर 3D प्रिंटिंग और सुपर ऑयल जो है सत्यापन किया गया, और इसका उपयोग अपन ने विक्रम 1 में किया। अभी आगे देखेंगे। फिर जो है आपका ये इसका जो टेस्टिंग किया गया था वो 200 सेकंड के लिए किया गया था, धवन सेकंड का। इसके बाद धवन थर्ड जो था दोस्तों, इसकी टेस्टिंग की गई फरवरी 2026 में, मतलब अभी से 5 महीने पहले की बात है, जिसमें स्वदेशी मोबाइल परीक्षण स्टैंड भी लगा हुआ था। ये इस प्रकार से इसकी टेस्टिंग की गई थी, हॉट फायर परीक्षण के माध्यम से 145 सेकंड तक। और ये भी स्वदेशी था, स्काई रूट के कंपनी के द्वारा ही खुद बनाया गया था। तो ये भी स्काई रूट कंपनी ने जो है दोस्तों तैयार किया है। इसके बाद में बात आ जाती है अगला, तो हमारे पास में आता है जो दोस्तों इस कंपनी ने इससे पहले, जो ये तो अभी है, ये तो आगमन मिशन था, लेकिन इससे पहले मिशन प्रारंभ भी ये 2022 के अंदर कर चुके हैं। और ये मिशन 2022 जो है वहीं से ये माना जाता है कि इस कंपनी ने अपनी शुरुआत कर दी थी अब सैटेलाइट लॉन्चिंग के अंदर। 2022 में जो मिशन प्रारंभ था उसके अंदर इन्होंने विक्रम एस नाम से एक सैटेलाइट था जिसको लॉन्च करा था, और वो 88 किलोमीटर तक जो है ऊपर गया था, ठीक है। और यह जो है केवल एक टेस्टिंग थी, इसलिए उस टाइम पे ये इतना ज्यादा वायरल नहीं हुआ था। क्लियर? तो जो उस टाइम पे लॉन्च किया गया विक्रम एस, उसके अंदर दोस्तों 6 मीटर उसकी ऊंचाई थी। कोसीदन इसमें चरण थे। व्यास इसका 0.375 था, ठीक है। लॉन्चिंग के समय इसका जो मास था लगभग वो 545 था। और इसका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो बनाया गया था वो कार्बन फाइबर से कंपोजिट ढांचा बनाया गया था। और यही टेक्नोलॉजी जो है अपन ने विक्रम 1 के अंदर भी उपयोग में ली है। क्लियर? इसको जब लॉन्च किया गया तो ये 301 सेकंड के अंदर ही दोस्तों हाईएस्ट स्पीड थी इसकी 5.07 मैक स्पीड ये क्रॉस कर गया था, केवल कितने? 301 सेकंड के अंदर। और ये 301 सेकंड पर हाईएस्ट जो ऊंचाई पर गया था वो गया था एपोजी तक, जो तो होती है 89.5 किलोमीटर। लेकिन एग्जैक्ट जो इस वेबसाइट के द्वारा अपना डेटा दिया गया वहां इन्होंने 88 किलोमीटर दिया है। पर जो अगर आप देखेंगे तो वास्तविकता ये थी कि ये वहां तक गया था, लेकिन कंपनी जो है हमेशा 1-2 किलोमीटर नीचे देती है ताकि उसके जो है कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, है ना? कई बार जो है भाई अगर माप कोई बड़ी कंपनी होती है तो वो इस पे ऑब्जेक्ट कर सकती है कि भाई आपने यहाँ तक नहीं गया है। ऐसे में इन्होंने अपने आप को थोड़ा कम बताया, बाकी वैसे डेटा इसका ये भी मिलता है कि ये अपोजी तक गया था 89.5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसको जो है शांतिपूर्वक सफलता से इसको नीचे उतार लिया गया। और इसको भी लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो वहीं हमारे दोस्तों जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा, वहीं पर जो है इसको भी लॉन्च किया गया था। सार जिसे अपन कहते हैं, वहीं से इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि स्काई रूट कंपनी के पास अपना खुद का कोई लॉन्चिंग पैड अभी तक नहीं है, यानी लॉन्च करने के लिए जो जमीन चाहिए, जो पूरा एरिया चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, वो अभी तक नहीं है। इस विक्रम एस जो लॉन्च किया था इन्होंने, जिसका नाम इन्होंने दिया था मिशन प्रारंभ, जो 2022 के अंदर इन्होंने लॉन्च करा था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस टाइम पे जो रॉकेट था वो कौन सा था? विक्रम एस। अभी जो है वो विक्रम 1 है, जिसकी बात अपन आगे करेंगे। इसका नाम इन्होंने क्या दिया था? मिशन प्रारंभ दिया था। कब लॉन्च किया था ये? तो ये किया था इन्होंने 18 नवंबर 2022 को। कब दोस्तों? 18 नवंबर 2022 को। और 18 जुलाई 2026 को इन्होंने जो है पुनः वापस इतिहास लिख दिया। ये टेस्टिंग में सफल रहे। उसके बाद में इन्होंने क्या करा दोस्तों, जो है ये और उसकी डिटेल दे रखी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो आपकी स्काई रूट की वेबसाइट है, वहां पर इन्होंने जो है विक्रम एस के बारे में, यानी मिशन प्रारंभ के बारे में ये दे रखा है कि पीक एल्टीट्यूड 88 था। रेंज जो थी इसकी स्प्लैश होने की, मतलब ये देखो, ऐसे रेंज का मतलब ये होता है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर साइंस में पढ़ा होगा तो पता होना चाहिए आपको। यहाँ से आपने उड़ाया तो ये रॉकेट ऐसे उड़ करके वापस जब नीचे आता है तो ये जो डिस्टेंस होती है ये इसकी रेंज कहलाती है। ये इसकी क्या कहलाती है दोस्तों? रेंज। और ये रेंज कितनी थी इसकी? 125 किलोमीटर पे जाकर के ये जो है स्प्लैश हुआ था। हाईएस्ट इसकी वेलोसिटी जो थी वो गई थी 5.07 मैक तक, ठीक है। और टोटल फ्लाइट जो इसका टाइम ड्यूरेशन था वो 301.4 सेकंड तक ये उड़ा था, ठीक है।
क्लियर। इसके अंदर जो पेलोड थे अपन ने वो छोटे-छोटे से ये भेजे थे बेचारे, इनका कोई वैसे ज़्यादा है नहीं। एक तो था स्पेस किड्स इंडिया, जो बेसिकली क्या करती है, जो छोटे बच्चे वगैरह हैं उनको स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, छोटे बच्चे मतलब 12th तक के जो बच्चे होते हैं उनको स्पेस के फील्ड में थोड़ा-सा मोटिवेट करने का कार्य करती है, उनको इस फील्ड में जो है गेम्स वगैरह सिखाती है और ऐसा। एक है एन स्पेस टेक इंडिया के नाम से एक गया था आपका बेंजू एमक्यू एमरेनमा, ठीक है? ये इसके पेलोड भेजे गए थे, हालाँकि ये केवल टेस्टिंग के लिए थे, इसलिए इसका ज़्यादा कोई इतना इम्पोर्टेंस है नहीं। पर आरपीएससी अलग ही मूड में चल रही है, वो कुछ भी पूछ सकती है। उनको पता है कि विक्रम 1 के बारे में सब पढ़ के आएँगे, अपन पूछेंगे किसके बारे में? टेस्टिंग के बारे में, तो आप टेस्टिंग वाला याद करके जाओ। उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है कलाम सीरीज शुरू करी। कलाम जो है वो कौन है? तो हमारे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के नाम पर इन्होंने जो है कलाम सीरीज स्टार्ट करी थी और ये थी बेसिकली ठोस रॉकेट मोटर्स, यानी कि ये भी एक रॉकेट था, लेकिन ये किस पर बेस्ड था? तो ये सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड रॉकेट सीरीज थी। इसके अंदर इन्होंने क्या करा? तो एक बनाया कलाम 100, एक बनाया कलाम 250, एक बनाया कलाम 1200। अब ये कलाम 1200, कलाम 250, कलाम 100 है क्या? कलाम 100 और ये 250 और 1200 का मीनिंग है कि ये कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इन्होंने बनाया था अपना, तो इसके अंदर स्काई रूट कंपनी ने अलग-अलग 3 बना दिए, जिसमें से अप्रैल 2025 के अंदर, ठीक है, वो तो था कलाम 100 जो तृतीय चरण में इसको तैयार किया और ये कार्बन फाइबर ढांचे से निर्मित एक ठोस मोटर थी बेसिकली और इसमें जो है टीवीसी यानी कि आपका फ्लेक्स नोजल थ्रस्ट वेक्टर जो नियंत्रण होता है यानी थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रण प्रणाली है, उसका यूज किया था। उससे बेसिकली ये होता है कि इसको कनेक्ट करके फिर उड़ाया जाता है ऐसे। तो ये थोड़ा-सा थ्रस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, उसको कंट्रोल कर सके, उस पर बेस्ड ये टेक्नोलॉजी थी, ज़्यादा डिटेल में इसके घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये लगभग 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम था। कौन? कलाम 100। फिर एक था कलाम 250 जो मार्च 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर हॉट फायर इसका परीक्षण किया गया। 85 सेकंड तक जो है सफलतापूर्वक इसने दहन किया और इसके अंदर भी जो है दोस्तों 250 इसमें थ्रस्ट प्रोड्यूस होता था। उसके बाद में जो बनाया वो था कलाम 1200 और ये कलाम 1200 जो है दोस्तों 8 अगस्त 2025 को इसका पूरी तरह से 110 सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और इसका यूज जो है अपन ने विक्रम 1 रॉकेट का ये क्या है मुख्य बूस्टर चरण में इसी का उपयोग हुआ है। ये कलाम 1200 जो है 11 मीटर लंबा है, 1.7 मीटर इसका व्यास है और 30 टन इसका दहन भार है। इसके अंदर कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है? 1200 किलो न्यूटन का। ठीक है? चलिए। तो ये था हमारे पास में क्या दोस्तों इनके द्वारा बनाया गया रॉकेट भी। तो ये पूछा जाएगा रमन हो गया, धवन हो गया और आपका जो है कलाम हो गया। तो ये भाई कौन की इंजन किस कंपनी ने बनाए हैं, है ना? धवन किस प्रकार का है तो क्रायोजेनिक है। ये सब आपसे पूछा जाएगा और कुछ नहीं। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं 18 जुलाई 2026 की। जो इतिहास रचा है वो इतिहास तो ये रचा गया है। उससे पहले जो बताई वो स्काई रूट की कुछ उपलब्धियां हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे मिशन आगमन की, जिसको लेकर के मोदी जी ने भी ट्वीट किया। मोदी जी ने भी जो है शुभकामनाएं दी। मोदी जी ने कहा कि अपन ने इतिहास रच दिया है और हाँ दोस्तों मैं भी ये मानता हूं कि अपन ने इतिहास रचा है, क्योंकि स्पेस फील्ड में जो है प्राइवेट सेक्टर का आना बहुत बड़ी बात है और इसमें बहुत ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट भी उपलब्ध होगा। इसके अंदर जो है दोस्तों इतनी ताकत है कि आप जो है ये मान लीजिए कि भारत की गरीबी को जो है खत्म करने का एक ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिसोर्स साबित हो सकता है। ऐसा नहीं हो जाएगी, एक रिसोर्स साबित हो सकता है। जब देखो एलन मस्क है, वो स्पेस एक्स कंपनी के दम पर पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो ऐसे ही जैसे भारत में अब रिलायंस है, जियो है, ऐसी छोटी-छोटी भाई बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन विदेशों के कंपैरिजन में तो छोटी है ना। अब हो सकता है कि ये जो हमारी स्काई रूट कंपनी है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन जाए, तो हो सकता है कि अपन जो है अपने वारे न्यारे हो जावे, ठीक है? ऐसे में तो ये जो आगमन है दोस्तों, मिशन आगमन, इसके अंदर अपन ने लॉन्च किया है विक्रम फर्स्ट को। किसको लॉन्च किया? विक्रम फर्स्ट को। अब लॉन्च किया 18 जुलाई 2026 को। किसने लॉन्च किया? स्काई रूट कंपनी ने, जिसकी बात अपन कर चुके हैं। ये ध्यान रखना, ये भारत का पहला प्राइवेट कक्षीय प्रक्षेपण यान है, यानी पहला लॉन्चिंग व्हीकल है जिसको अपन ने लॉन्च किया है। पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है विक्रम 1 के नाम से, ठीक है? अब इसके अंदर जो है दोस्तों जब इसको लॉन्च किया जा रहा था तो उस दौरान थोड़ा-सा 5 मिनट का जो है इसमें देरी हुई थी कुछ कार्य की वजह से। उसके बाद उसको जो है थोड़ा-सा प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर दिया गया और आखिरकार 12:05 पर जो है इसको क्या कर दिया गया, लॉन्चिंग पैड पर ले जाया गया और वहां से इसको लॉन्च कर दिया गया और 15 मिनट
और 46 सेकंड के अंदर इसने जो टोटल इसके 14 चरण थे, उन 14 चरणों को पूरा करते हुए ये जो है सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। ठीक है, इसके अंदर अपन ने टोटल दोस्तों 7 पेलोड भेजे हैं, जिसमें से 4 जो है, पेलोड का मतलब होता है साथ में भेजा गया भार, एक तरह से आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो 4 जो पेलोड भेजे हैं वो तो है टेक्निकल, उनके बारे में जानेंगे। और 3 जो है अपन ने ऐसे ही भेजे हैं जो टेक्निकल नहीं है, वो आर्ट फील्ड से है, या ये कह सकते हैं कि एक अपनी मतलब अपन ने वहां पर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें वहां भेजी है। और वो क्या भेजी है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन ने पेलोड में एक तो भेजा है दोस्तों सोलारिस S3, जिसको बनाया है ग्रह स्पेस कंपनी ने, जो स्टार्टअप है कर्नाटक का, उसने भेजा है। इन्होंने इसलिए भेजा है कि वो ये चाहते हैं कि अपन पृथ्वी का अवलोकन करें। तो सोलार S3 जो है वो किस लिए गया है? पृथ्वी के अवलोकन के लिए। किसके द्वारा भेजा गया है? तो ग्रह स्पेस कंपनी के द्वारा। ये एक स्टार्टअप है, कहाँ का? कर्नाटक का। फिर एक भेजा है दोस्तों अपन ने इम्ब्रेस। इम्ब्रेस जो है वो बेसिकली एक रोबोटिक आर्म है, यानी एक रोबोटिक हाथ है। और ये क्या करेगा? तो ये जो है अंतरिक्ष के अंदर जो कचरा वगैरह उपलब्ध है उसको कलेक्ट करने के लिए भेजा गया, उसकी सफाई के लिए। वो अपन आगे डिटेल में देखेंगे। इसको भेजा गया है तेलंगाना के स्टार्टअप्स ने। तेलंगाना का एक स्टार्टअप है, कौन सा? तो कॉस्मो सर्व स्पेस। उस कॉस्मो सर्व स्पेस के द्वारा इस इम्ब्रेस को भेजा गया है। इन्होंने कहा कि भाई हमारे इसको भेजो। ठीक है, उसके बाद में डी क्यूब्ड, ये भी अपन कह सकते हैं कि भारत में पहली बार किसी निजी कंपनी ने किसी अदर देश के, किसी अदर कंट्री के पेलोड को भेजा, तो वो भी भारत ही है। भारत का जो है स्काई रूट कंपनी ही है, जिसने जर्मनी के डी क्यूब्ड नाम से जो है दोस्तों इन्होंने अपना ये क्या भिजवाया है? पेलोड भिजवाया है। वो जर्मनी का डेवलप्ड किया गया है, उसको भेजा है। ठीक है, बाकी सब भारत का ही है, बाकी सब भारत में ही निर्मित हुआ है, केवल एक जर्मनी का संबंध यहाँ पर डी क्यूब्ड जो पेलोड भेजा है उसी से है। उसके बाद अपन ने एक जो स्काई रूट कंपनी है उसने खुद अपना जो है एक क्या भेजा है? अपना खुद का भी एक पेलोड भेजा है, जिसका नाम है स्कोप। और ये इन्होंने इसलिए भेजा है कि जो अंतरिक्ष का वातावरण है, वहां का कंपन है, उसको जानने के लिए। ये स्काई रूट कंपनी का इन हाउस खुद का पेलोड था। अब इन्हीं पेलोड की थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से ये पेलोड्स अपने वहां ऊपर जाने वाले हैं। ये था अपना स्कोप जो स्काई रूट कंपनी ने खुद भेजा है। किसके लिए? तो नेविगेशन टेलीमेट्री तकनीक को जांचने के लिए। दूसरा है अपना सोलार S3, जो मैंने आपको बता ही दिया है। ये एक नैनो सैटेलाइट है, पृथ्वी के अवलोकन के लिए भेजा गया स्टार्टअप के द्वारा, ग्रह स्पेस जो कर्नाटक का है। एक इम्ब्रेस भेजा गया है, जो क्या करेगा? अंतरिक्ष के मलबे को पकड़ने के लिए एक रोबोटिक आर्म है। ये देख लो, आपको दिख रहा होगा, आर्म भेजी गई है ऐसी, जो हाथ से पकड़ने का कार्य करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, ये तेलंगाना का जो स्टार्टअप है कॉस्मोस, उसने भेजा है। फिर जो डी क्यूब्ड है, ठीक है, डी क्यूब्ड कंपनी जो है वो जर्मनी में स्थित है, उसके द्वारा ये भेजा गया है। और उनका यही टारगेट है कि वो भी एक जो है वहां पे जाके मतलब अंतरिक्ष के बारे में देखना चाह रहे हैं, उसके लिए। ये तो 4 भेजे गए टेक्निकल जो हमारे हैं उनको। उसके बाद में 3 जैसा कि मैंने बताया वो भेजे गए हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। जैसे एक भेजा गया है दोस्तों कॉस्मिक ब्लूम कंपनी के द्वारा, वहां की एक कॉस्मोस डायमंड्स करके एक कंपनी है, उसके द्वारा। ये है जो आपका दिख रहा होगा, ये आभूषणों का कार्य करने वाली एक कंपनी है। उसने अपना एक जो है स्ट्रक्चर भेजा है, जो पूरा का पूरा हीरे से बना हुआ है। लगभग इसका वजन 5 किलो बताया जा रहा है, 5 केजी का ये है। और ये जो है आपके कॉस्मोस डायमंड्स कंपनी है, उसने जो है इसको भेजा है कॉस्मिक ब्लूम नाम से। ये देख लीजिए आपके सामने है स्ट्रक्चर, ऐसा मतलब हीरे से बना हुआ 5 किलो का है ये बेसिकली। फिर एक भेजा गया है माइक्रो आर्ट इंस्टॉलेशन। ये माइक्रो आर्ट इंस्टॉलेशन का मतलब है, जो सुई आपने देखी होगी, तो सुई के आकार का ही जो पीछे का भाग होता है जिसमें आप धागा डालते हो, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। और उस सुई की नोक के अंदर भारत के 3 महान वैज्ञानिक हैं। एक है डॉक्टर विक्रम साराभाई, एक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, और एक है सीवी रमन सर। इन तीनों की सोने की यानी गोल्ड की छोटी छोटी मूर्तियां भी जो है दोस्तों उसमें बना करके भेजी गई है। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। ये पीडीएफ जब आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर अवेलेबल करवाई जाएगी, तो आप आसानी से पढ़िएगा और इन सभी डायग्राम को वापस देखिएगा। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट चर्चाओं में रहा है वो ये रहा है कि इसके अंदर हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी दोस्तों यहाँ पर एक चीज भेजी है, और वो भेजा है पोस्ट कार्ड। क्या भेजा है?
पोस्ट कार्ड, और उस पोस्ट कार्ड पर लिखा है वंदे मातरम। वो मोदी जी ने खुद अपने हाथों से वंदे मातरम लिख करके ऐसा एक पोस्ट कार्ड भेजा है। और वो जो है दोस्तों उस पे बेसिकली ये बता रहा है कि भाई जो वंदे मातरम गान है उसके 150 वर्ष हो चुके हैं और भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान में इसको भेजा गया है। किसके द्वारा? तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा भेजा गया। तो इस प्रकार से टोटल इसमें 7 पेलोड हैं। पेलोड का मतलब जो बाहर है, टेक्निकल पेलोड अगर वास्तव में पेलोड देखें तो केवल 4 ही है टेक्निकल वाले तो। फिर इस विक्रम S1 की जो हमारा रॉकेट है विक्रम 1 है, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है, जैसे कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो 24 मीटर, लगभग अपन कह सकते हैं 7 मंजिल जितनी, ठीक है। इसके बाद में व्यास कितना है 1.4 मीटर, वजन है लगभग 30,000 किलोग्राम, 30 टन जितना। और पूरी की पूरी जो बॉडी है इसकी वो बनाई गई है दोस्तों कार्बन कंपोजिट ढांचे से। उसकी वजह से क्या है कि ये जो है टेक्नोलॉजी अपन ने बाहर से सीखी है और ये बेसिकली बहुत ही हल्की और मजबूत होती है। इसके अंदर 4 चरण में जो है इसमें रॉकेट है। इसमें कितने चरण है? 4 चरण, जिसमें से पहले 3 चरणों के अंदर है सॉलिड प्रोपल्सन, मैंने बता ही दिया था पहले। और चौथे चरण के अंदर अपन ने तरल प्रोपल्सन यानी कि लिक्विड प्रोपल्सन या तरल ईंधन का उपयोग किया है। जो ठोस प्रणोदक इसके अंदर उपयोग होगा, तरल वाला तो बता ही दिया एमएमएच और वो, ठीक है। लेकिन सॉलिड के लिए जो इसके अंदर उपयोग होता है वो होता है एचटीपीबी। क्या होता है दोस्तों? एचटीपीबी। और एचटीपीबी का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें जो तकनीक उपयोग हुई है वो है 3D लिक्विड इंजन यानी रमन इंजन, और साथ में उच्च थ्रस्ट सॉलिड बूस्टर का भी उपयोग किया गया है। पेलोड क्षमता इसकी कितनी है तो 350 से लेकर 480 किलोग्राम तक का पेलोड ये ले जा सकता था, यानी इतने वजन को ये ले जा सकता था। और इसमें जो लक्षित कक्षा है वो है अपनी 450 किलोमीटर ऊंचाई पर 60 डिग्री झुकाव के साथ में। और इसकी मिशन की जो अवधि थी वो अवधि मात्र और मात्र कितनी थी तो 15.46 मिनट की, यानी 16 मिनट भी इसमें जो है पूरी नहीं थी। टेक ऑफ से लेकर के ऑर्बिट तक पहुंचने की जो टाइमिंग है वो मात्र 15.46 मिनट की ही थी। क्लियर? चलिए, अब दोस्तों इससे क्या व्यक्तिगत नीतिगत सुधार और भविष्य की आर्थिक संभावनाएं क्या बनती है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आईएएस मेंस में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो क्या लिख कर आ सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें लिख सकते हैं कि विकास अवधि का जो है वो न्यूनीकरण होगा, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड ये होता है, पहले उसको ड्राइंग बोर्ड पे बनाया जाता है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर लॉन्च पैड पे लाया जाता है। जबकि स्काई रूट कंपनी ने क्या किया है, इन्होंने एक एडवांस मेथड ये यूज किया है कि 3D प्रिंटर के माध्यम से सीधे ही जो है दोस्तों जो उपकरण उपयोग में लेने हैं उनको 3D प्रिंट कर दिया जाता है, यानी एग्जैक्ट उनको जो है बना दिया जाता है इस टेक्निक में, और कार्बन कंपोजिट करके सीधा मोल्डिंग करके जो है उपयोग में लिया जा सकता है। तो जहां पहले एक सैटेलाइट लॉन्च करने में 8 से 10 साल का समय लग रहा था, वहीं पर इसके अंदर स्काई रूट कंपनी के द्वारा 4 से 6 साल के अंदर ही ये किया जा सकता है। तो ये समय का न्यूनीकरण किसकी वजह से पॉसिबल है तो उन्नत 3D प्रिंटिंग और कार्बन कंपोजिट मोल्डिंग के कारण। दूसरा, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर जो है अपना बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि अपन 5 गुना इसके अंदर जो है अपना विस्तार करेंगे। 2023 में जहां स्काई रूट कंपनी का लगभग जो है अगर देखें तो भारत के अंदर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो थी वो 8.4 बिलियन डॉलर ही थी, लेकिन अगर विश्व में हिस्सेदारी देखें तो केवल 2% ही, ये बहुत कम होती है। इसीलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि 2030 तक ये हो जाएगी 40 से 45 बिलियन डॉलर, और 2040 तक तो हम कह सकते हैं कि 100 बिलियन डॉलर का ये कारोबार हो चुका होगा। और जो आपका ये स्काई रूट कंपनी है इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो इतनी बढ़ जाएगी कि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रत्येक महीने वो एक रॉकेट बना सकेंगे। और इसीलिए इन्होंने जो है अपनी वेबसाइट पर दोस्तों गो टू ऑर्बिट के नाम से ऑप्शन भी दे दिया है, यानी आप अपना खुद का अपने नाम से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहते हो तो स्काई रूट कंपनी जो है अब कर सकती है। उन्होंने अपनी वेबसाइट को लॉन्च करके वहां पर ऑप्शन दे दिया, अभी मैं दिखा भी दूंगा। इसके बाद में उपग्रह ऑपरेटरों के लिए जो है त्वरित उपलब्धता, यानी कि यहाँ पर जो है बेसिकली जब भी कोई जैसे सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करने हैं तो उनको जल्दी से अपन फटाफट जब चाहें तब उनकी लॉन्चिंग कर सकते हैं, और जैसे चाहें वैसे लॉन्चिंग करवा सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी व्यक्ति कंपनी विशेष के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च करना पॉसिबल हो गया है। इसके अलावा अब जो है दोस्तों इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम विक्रम सेकंड लॉन्च करेंगे 2027 के अंदर। विक्रम सेकंड कब लॉन्च करेंगे तो इन्होंने कह दिया है कि हम 2027 में विक्रम सेकंड लॉन्च करेंगे, जिसको बनाया जाएगा लगभग 900 किलोग्राम के भार को हम LEO तक यानी लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सके, और 600 किलोग्राम के भार को SSO तक यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जा सके। इसमें भी वही
जो है टेक्नोलॉजी उपयोग होगी कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर, लेकिन इंजन के रूप में ये क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करने की सोच रहे हैं। और ये जो है दोस्तों मेड फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वही कस्टम ऑर्बिटल डिप्लॉयमेंट होगा और डेडिकेटेड होगा और राइट शेयर लॉन्चिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा क्या पूरा जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है 18 जुलाई को। मिशन आगमन जिसमें विक्रम 1 को लॉन्च किया गया, मिशन प्रारंभ जिसमें विक्रम एस को लॉन्च किया गया था जो टेस्टिंग था केवल। ठीक है, और बाकी इस स्काई रूट कंपनी के द्वारा जो धवन है, रमन है और कलाम सीरीज के जो अलग अलग इंजन बनाए गए उनके बारे में अपन ने जान लिया। और आखिर आपको जो है दोस्तों अब इस कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आप निश्चित रूप से ही सही करके आ सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर उपलब्ध है। आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और 100% ये पढ़कर जाइएगा। आगामी किसी भी परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके रख सकते हैं। प्रीतम एजुकेशन ऐप पर बहुत ही शानदार जो है बहुत ही जल्दी एक उपहार आने वाला है आपके लिए। अभी हाल फिलहाल इस ऐप पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है, अभी केवल आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं हमारे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, राजस्थान एकेडमी सिरोही, प्रीतम एजुकेशन और आरएएस प्रीप विद परवीन सर। आरएएस प्रीप पर जो है करंट अफेयर्स और राजस्थान के जीके से संबंधित क्लासेस आती है। साइंस से रिलेटेड क्लासेस हमारी आरएएस जो हमारा राजस्थान एकेडमी सिरोही चैनल है उस पर है। कंप्यूटर की कक्षाएं भी वहीं पर आती है। प्लस किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी यहीं पर मिलेगी। प्रीतम एजुकेशन जो हमारा चैनल है यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की कक्षाएं आपको कंप्लीट मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं अगले सेशन में।